हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 13, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। अब इस पूरी सीरीज के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसमें आपको मिलने वाला है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये है आपका 10,000 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपको जीके जीएस का पूरा सिलेबस मिलेगा, यहाँ पे पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। साथ ही में जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं वो भी डिस्कस होंगे। कैसे आप जीके जीएस को करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो, वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। साथ ही में आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दो फीचर्स ये है आप लोगों के लिए। पहला तो ये, अगर आपको ये सभी वीडियोस को फ्री में देखना है तो उसके लिए आपको जो हमारा यूट्यूब चैनल है, दैट इज रवि स्टडी जीके, वहाँ पे आपको सभी जो वीडियोस हैं वो फ्री में मिल जाएंगी। बट अगर आपको वीडियोस के साथ साथ इसके फ्री नोट्स एंड पीडीएफ चाहिए, साथ ही में फ्री अनलिमिटेड टेस्ट आपको चाहिए, रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए, साथ ही में बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के पूरी वीडियो को आप वन गो में फिनिश करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको हमारा पेड बैच यहाँ पे ज्वाइन करना है, जिसमें आपको एप्लीकेशन पर डेली क्लास मिलेगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे। एग्जाम ओरिएंटेड पूरा कंटेंट यहाँ पे रहेगा। साथ ही में सभी पीवाईक्यूज का डिस्कशन होगा। जो भी क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए एग्जाम में, उनका भी यहाँ पे डिस्कशन होगा। साथ ही में पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन का लेवल आपका बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस का हम डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि रहेगा प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल जिसका नाम है मोहनजोदड़ो, इसकी खुदाई ये सबसे पहले किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद ने की थी। यानी कि जो मोहनजोदारो है, उसकी खोज सबसे पहले उसको एग्जवेटेड किसने किया था सबसे पहले, तो ये किया था आर डी बनर्जी ने, जिनका पूरा नाम है राखल दास बनर्जी। और कब की थी? 1922 में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसमें सबसे पहला स्थल जो यहाँ पे खोजा गया था वो था हड़प्पा। जिसको खोजा था किसने? हड़प्पा की जो खोज करी थी वो करी थी यहाँ पे दयाराम साहनी ने 1921 में। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहला स्थल था हड़प्पा, जिसकी खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। लेकिन उसके एक साल के बाद 1922 में मोहनजोदारो की खोज यहाँ पे करी थी आर डी बनर्जी, यानी कि राखल दास बनर्जी ने। तो दोनों ही साइट इंपॉर्टेंट है, दोनों की ईयर इंपॉर्टेंट है, और दोनों की यहाँ पे खोज किसने करी है वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा सबसे प्राचीन सभ्यता हमारी मानी जाती है, दैट इज सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश राजघराने को किस वर्ष में हस्तांतरित कर दी गई थी। यानी कि जो भी पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, उनको कब ट्रांसफर किया गया था ब्रिटिश क्राउन के पास में, तो ये ट्रांसफर हुई थी 1858 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसको पढ़ा होगा। अगर आप उस रिवोल्ट के बारे में जानते हो, तो उसके बाद में एक अधिनियम आता है जिसका नाम होता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसी के तहत में जो भी पावर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में होती है उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है ब्रिटिश राजघराने के पास में। और इसीलिए ये पूरा अधिनियम, ये पूरा एक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। और ये जो ईयर है यहाँ पे 1858, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इससे पहले जितने भी वहाँ पे बड़ी पदवी होती थी उनको हम गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे, लेकिन 1858 के बाद में उनको हम वायसराय के नाम से जानने लगे थे। तो काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे, और जितनी भी पावर्स थी यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, उनको ट्रांसफ़र किया गया था ब्रिटिश राजघराने के पास में। तो इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट ईयर को ध्यान रखना है, 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी ये किससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करें भाग 4 की, यानी कि पार्ट नंबर 4 की, तो इसमें बात होती है डीपीएसपी की, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और हिंदी में इसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें, भाग नंबर 4 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और इसके आर्टिकल की बात करें तो ये आपको आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं आपके वो पार्ट नंबर 4 में आते हैं, ठीक है? और ये जो पूरा प्रोविज़न है वो हमने कहाँ से लिया है? ये प्रोविज़न लिया गया है आयरलैंड से। तो ये भी कई बार पूछते हैं कि जो डीपीएसपी का प्रोविज़न था, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। और इसी में अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की, तो 43 बी स्पेसिफिकली तो ये बात करता है कहाँ की? तो ये बात करता है हमारी सहकारिता समिति जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेंशन है आर्टिकल 43 बी में। तो ये क्या बात करता है? ये बात करता है कि राज्य को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए यहाँ पे ये जो पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको बनाना चाहिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा 43 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किस प्रधानमंत्री ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको शामिल करने की सिफारिश करी थी? तो सबसे पहले ये आपको याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य है यानी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको शामिल करने की सिफारिश ये करी थी स्वर्ण सिंह समिति ने। इन्होंने काफी सारी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी थी, लेकिन 10 रिकमेंडेशन को इनिशियली ऐड किया गया था हमारे संविधान में, लेकिन उसके बाद में 2002 में 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी थी उसको भी ऐड किया गया था। तो एट प्रेजेंट कुल मिला के हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि हमें भाग नंबर 4 ए में देखने के लिए मिलते हैं। और जिस समय में ये सब हो रहा था, जिस समय में स्वर्ण सिंह समिति का गठन हुआ था, उस समय देश की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह समिति का जब गठन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका गठन किया था 1976 में। 1976 में जिसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान था उसको शामिल किया था, उसकी सिफारिश करी थी, ठीक है? और एट प्रेजेंट में हमारे पास में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है 11। भाग कौन सा है? भाग 4 ए है। और ये जो ऐड हुई थी वो 42वां जो संविधान संशोधन होता है 1976 में, उसके तहत ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, ब्रिटिश शासन के दौरान में किसने महिलाओं के अधिकारों में सुधार किया था? तो महिलाओं की जो कंडीशन हुआ करती थी अगर हम पहले से बात करें तो इतनी सही नहीं थी, तो उन्हीं की भलाई के लिए जैसे अगर हमने डिस्कस किया होगा सती प्रथा के बारे में, विमेंस की एजुकेशन के बारे में, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो सबसे ज़्यादा सुधार यहाँ पे किया था किसी महान हस्ती ने, तो उसमें नाम शामिल होता है किसका? सावित्री बाई फुले का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सावित्री बाई फुले की बात करें तो ब्रिटिश शासन के दौरान में इन्होंने महिलाओं के अधिकारों को लेके काफ़ी बात की थी और इन्होंने अपने हस्बैंड यानी कि अपने पति जिनका नाम था ज्योतिराव फुले, उनके साथ में मिलकर भारत में जो महिलाओं की शिक्षा और उनके साथ में जो सामाजिक सुधार है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम किया था और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी काफ़ी ज़्यादा किया था। और इसी के लिए इन्होंने महाराष्ट्र का जो पुणे है वहाँ पर लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल था, महिलाओं के लिए या लड़कियों के लिए जो पहला स्कूल था उसको खोला था एंड साथ ही में उसकी शिक्षिका और महिला शिक्षा की अग्रणी के रूप में उन्होंने वहाँ पे कार्य भी किया था। तो आप लोगों ने सावित्री बाई फुले और उनके हस्बैंड जो थे ज्योतिराव फुले, उनका नाम ध्यान रखना है। और एट प्रेज़ेंट इनके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, ठीक है? तो वो भी आप इसमें रिलेट कर सकते हो। बाकी महिलाओं के अधिकारों में सुधार के लिए जो सबसे ज़्यादा काम किसी पर्सन ने किया है अगर हम प्राचीन टाइम की बात करते हैं मतलब ब्रिटिश टाइम की, तो उसमें नाम शामिल है सावित्री बाई फुले का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए राजी किया था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 1920s की ये बात होती है जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो होता है, ठीक है? उस समय जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में जो कि 1920 में होता है कलकत्ता में अधिवेशन कांग्रेस का, उसी में ही गांधी जी ने आग्रह किया था बाकी सभी नेताओं से कि वो खिलाफत के साथ-साथ स्वराज के समर्थन में भी एक असहयोग आंदोलन यहाँ पे शुरू करें।
और इसके अलावा 1919 में हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे जलियांवाला बाग कांड भी हुआ था। इसके अलावा रोलेट एक्ट को लेके भी काफ़ी आक्रोश था, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी जिसके बाद में यहाँ पे स्वराज की बात काफ़ी उठी और उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने लोगों से आग्रह किया, जो वहाँ के नेता थे उनसे आग्रह किया कि वो खिलाफत के साथ-साथ जो स्वराज है उसके समर्थन में भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करें। तो जो अधिवेशन था वहाँ पे उस अधिवेशन का नाम था कलकत्ता अधिवेशन। और ईयर की बात करें तो 1920। हालाँकि इसके बाद में जब चोरा-चोरी इंसिडेंट होता है तो बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी वापस ले लिया जाता है, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको असहयोग आंदोलन का ईयर एंड साथ ही में जो सेशन है कलकत्ता अधिवेशन वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कौन थे? तो इनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के इतिहास के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इन्होंने 1967 से लेके 1969 के बीच में लगभग यहाँ पे काम किया था और ये अपनी मृत्यु तक, मतलब जब इनकी नियुक्ति होती है और जब इनकी मृत्यु होती है, मतलब 1969 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? और इसके अलावा कार्यालय में इनकी डेथ होती है, मतलब जब ये ऑफ़िस में होते हैं उसी दौरान इनकी डेथ यहाँ पर होती है। तो ये कार्यालय में इनकी डेथ होने वाली ये पहले व्यक्ति भी थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और एट प्रेज़ेंट की बात करें तो ये कौन है? हमारी एट प्रेज़ेंट की जो प्रेज़िडेंट है वो हो जाएँगी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद पर निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो मैंने आई थिंक फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनके अगर चुनाव में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वाद-विवाद, कोई भी दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट लेता है, यानी कि देश का सर्वोच्च न्यायालय। और उसी तरीके से अगर उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी कोई डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम, कोई भी विवाद होता है तो उस कंडीशन में जो फाइनल निर्णय होता है वो भी कौन लेता है? अगेन सुप्रीम कोर्ट ही लेता है। तो इसलिए दोनों का ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति, दोनों के ही चुनाव में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो फाइनल फैसला किसका होगा? सर्वोच्च न्यायालय का। और ये आपने ध्यान रखना है इसमें ऑप्शन नंबर बी के बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि पीएनआर का अर्थ क्या है? व्हाट डज पीएनआर स्टैंड्स फॉर? तो पीएनआर आप लोगों ने कई बार सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड जिसमें कि जो यात्री हैं उनकी जो भी बुकिंग डिटेल्स, उनकी नाम, उनका जो भी नंबर होता है वो सब यहाँ पे मेंशन होता है, जिसके थ्रू वो अपनी कि मतलब उनका जो टिकट है वो कंफर्म हुआ या नहीं हुआ, वो प्रतीक्षा में है यानी कि वो वेटिंग लिस्ट में है या क्या है, उसके बारे में वो जान सकते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें पीएनआर का मतलब तो फुल फॉर्म हो जाएगी पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है? यानी कि जो मेन जो चीफ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कौन है? तो जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक है वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी चीफ बैंकर यहाँ पे होगा, जिसमें नाम शामिल होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी कि आरबीआई, ऑप्शन नंबर ए। तो आरबीआई ये भारत का मुख्य मतलब भारत सरकार का मुख्य बैंकर होता है, साथ ही में ये भारत का भी केंद्रीय बैंक यहाँ पर होता है, ठीक है? और आरबीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना होती है 1935 ईयर आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ-साथ इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। और एट प्रेज़ेंट में अगर हम इसके गवर्नर की बात करें तो इसमें नाम शामिल है किसका? संजय मल्होत्रा का। तो इसमें जो ये नाम है संजय मल्होत्रा, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि माउंट अकांकगुआ ये किस देश में स्थित है? अगर हम ज्योग्राफी में लोकेशन की बात करें तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होती है। और माउंट अकांकगुआ की बात करें तो ये आपको अर्जेंटीना देश में देखने के लिए मिलेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो माउंट अकांकगुआ कहाँ पर है? तो ये आपको अर्जेंटीना में स्थित है। हालाँकि ये जो एंडीज़ पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊँची चोटी है और पश्चिम में ये एंडीज़ माला में चिली के सीमा के पास में ये स्थित है, ठीक है? तो अर्जेंटीना, चिली के आस-पास में आपको माउंट अकांकगुआ देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि एंडीज़ पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है, यानी कि अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा
कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का सबसे ऊँचा पठार है? तो विश्व का सबसे ऊँचा पठार यानी कि द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, इसमें किसका नाम यहाँ पे आता है? तो इसमें नाम शामिल है तिब्बत के पठार का, यानी कि तिब्बतन प्लेट्यू। ये है विश्व का सबसे ऊँचा पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब ये पठार क्या होता है? आप लोगों ने माउंटेन यानी कि पर्वत के बारे में ज़रूर सुना होगा। पर्वत आपने देखे होंगे, जब आप बचपन में ड्राइंग बनाते तो इस तरीके से आप पर्वत को बनाते थे, ठीक है? ऐसे आपने यहाँ पे नदी बनाई, ये आपके पर्वत बन गए। लेकिन जब ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है, जब आप इसको काट देते हो या फिर वो बाय द इरोजन, डिग्रेडेशन ये खत्म हो जाता है, तो एक फ्लैट टॉप का एक यहाँ पे एक ऐसी कला एक जो है स्थलकृति बन जाती है। इसी को ही यहाँ पे कहते हैं क्या? दैट इज़ पठार, जो कि अपने आस-पास के सराउंडिंग से थोड़ा उठा हुआ होता है। और विश्व का सबसे ऊँचा पठार अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको तिब्बतन प्लेट्यू यानी कि तिब्बती पठार देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है किलिमंजारो, ये किस देश में स्थित है? तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत जो है किलिमंजारो, ये आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा? तो किलिमंजारो आपको देखने के लिए मिलता है तंजानिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो तंजानिया इसका करेक्ट आंसर होगा कि तंजानिया में ही आपको मिल जाएगा किलिमंजारो। कई बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि किलिमंजारो किस देश में है, देन योर आंसर विल बी तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एक्सिम बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसकी स्थापना ये किस वर्ष में होती है? तो काफी इंपॉर्टेंट ये बैंक है, जिसको हम कहते हैं भारतीय निर्यात आयात बैंक, और इसकी स्थापना होती है 1982 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 1982 में स्थापना होती है एक्सिम बैंक की, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और एक्सिम बैंक जो है वो उत्पाद और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योग और जो भी मतलब एसएमईज होते हैं उनके लिए एक विकास इंजन के रूप में कार्य करता है। और ये एक अधिनियम के थ्रू आता है जिसका नाम होता है निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981। 1981 में अधिनियम आता है और 1982 में इस बैंक की स्थापना यहाँ पे हो जाती है। तो ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नवोदय विद्यालय समिति और केंद्रीय विद्यालय संगठन ये किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है? तो अगर हम इन दोनों समिति की बात करें, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के साथ ही में केंद्रीय विद्यालय समिति की, तो ये ही दोनों आपको जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। केवीएस हो गया या एनवीएस हो गया, फिर जो आपकी ये दोनों ही समिति आपको शिक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो जो भी यहाँ पे चीजें होती हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया, तो उसमें किसके प्रति वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है? तो यहाँ पे नाम आता है किस चीज का? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो डिफेंस मिनिस्टर आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि भारत की जो रक्षा सेवाएं हैं उनसे संबंधित जो भी मामले होते हैं, तो उनके लिए रक्षा मंत्री सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो अभी एट प्रेजेंट अगर हम बात करें हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो वो हो जाएंगे राजनाथ सिंह। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन भारत की सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? अगर हम बात करते हैं इंडियन पार्लियामेंट की, तो वो तीन चीजों से मिलकर बनती है, जिसमें नाम शामिल है राष्ट्रपति का, राज्यसभा का और साथ ही में लोकसभा का। तो ये तीनों ही जब मिलते हैं आपस में तो ये बनती है हमारी पार्लियामेंट। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि राज्य की विधानसभाएं। तो इसलिए यही जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें इंडियन पार्लियामेंट की, तो आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल नहीं है। क्वेश्चन कैसे भी फ्रेम हो, बस आपको इन तीनों के बारे में ध्यान रखना है। और इसका ज़िक्र आपको किस आर्टिकल में देखने के लिए मिलेगा? तो इसके लिए आप यहाँ पे एक ट्रिक को याद रख सकते हैं जिसका नाम होता है सरला, ठीक है? सरला से आप याद रखिएगा कि स से बनेगा संसद, र से बनेगा यहाँ पे राज्यसभा
और लय से बनेगा यहाँ पे लोकसभा, जिसमें अगर हम बात करते हैं इसका आर्टिकल है 79, 80 और 81। तो ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट है। सरला से आप संसद, राज्यसभा और लोकसभा याद करके 79, 80 और 81 ये यहाँ पे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम ये किस वर्ष में पारित किया गया था? यानी कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है वो किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसमें आप लोगों को जो ईयर ध्यान रखना है वो याद रखना है 2006। तो 2006 में ये जो पूरा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है इसको 2006 में पारित किया गया था। और ये अधिनियम जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही लागू हुआ था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसका उद्देश्य उद्देश्य था कि अधिनियम विभिन्न जो खाद्य कानून है उनको एक साथ लाता है, साथ में जो विज्ञान आधारित जो भी मानक हैं उनको निर्धारित करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये फसाई बाद में बनता है, तो इसमें आप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट से 2006 को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी कि जो हमारे देश के प्रेसिडेंट होते हैं तो उनको जो ओथ है, जो उनकी शपथ होती है वो कौन दिलाते हैं? जो भी देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वही राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर हम अभी बात करें तो 53 नंबर के जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं जस्टिस सूर्यकांत। जो अभी आपको ध्यान रखना है 53rd नंबर के बन गए सूर्यकांत, और इससे पहले 52nd नंबर के कौन थे? ये थे बी.आर. गवई। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। साथ ही में जो भी राष्ट्रपति उनको शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों ने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 60 जो है यानी कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ है उसकी बात यहाँ पे की गई है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो 5 साल का इन जनरल इनका टेन्योर यहाँ पे होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न की बात करें, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो राष्ट्रपति बनने से पहले जो यहाँ पे सम्मानित हुए थे इस रत्न से, वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे भारत के कई राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न यहाँ पे मिल चुका है। लेकिन अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो 1954 में यानी कि 1954 में इन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही जो है भारत रत्न ये दिया जा चुका था। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है। और इसके बाद में 1962 में ये जाके राष्ट्रपति यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बनते हैं 1962 में, लेकिन भारत रत्न इनको मिल जाता है 1954 में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, हेनरी ल्यू विवियन डिजारियो ये किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो अगर हम हेनरी ल्यू की बात करें तो ये बेसिकली जो यंग बंगाल आंदोलन है उससे जुड़े हुए थे, और जिसकी शुरुआत उन्होंने 1826 में जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज थी उसमें अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद में की थी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भी डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं कि जो विवियन डिजारियो थे इनका संबंध किस आंदोलन से था? तो आपको आंसर टिक करना है यंग बंगाल आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो पूरा आंदोलन था इसका पर्पस क्या था? तो ये जो आंदोलन है वो युवक छात्रों के बीच में बौद्धिक क्रांति को लाने के लिए काफी प्रचलित था। इसके अलावा जो भी पारंपरिक मान्यताएं और सत्ता पे सवाल उठाने के लिए भी काफी ये लोगों को प्रेरित करता था। तो इसमें आपने यंग बंगाल का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। पहला तो ये कि इन्होंने एकेश्वरवादियों के लिए एक उपहार इस पुस्तक को लिखा था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो आपको ध्यान रखना है कि हाँ, इस स्टेटमेंट ये जो पूरी बुक है एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, इस पुस्तक को राजा राम मोहन रॉय ने ही लिखा है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई। इसके बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी।
क्या इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी? नहीं, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो 1875 में जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने ही जो है आर्य समाज की स्थापना करी थी। इसके अलावा अगर हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें तो उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना करी थी। ठीक है, जो बाद में जाके ब्रह्म समाज की नींव भी बना था। तो इन्होंने इसके अलावा काफ़ी समाजों में इनका योगदान था, बट आर्य समाज में स्थापना इन्होंने नहीं करी थी। इसके अलावा वे मनुष्य की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, वो ज़रूर रखते थे। साथ ही में उन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए इसमें आपसे नहीं के बारे में पूछा हुआ है, तो इसलिए आपने ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला जो कानून था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था 1856 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो जो 1857 का रिवोल्ट था उसी से 1 साल पहले यहाँ पे इस अधिनियम को पारित किया गया था 1856, जिसमें कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में बात की गई थी। और इसमें जो भारत में हिंदू विधवाओं का जो पुनर्विवाह था उसको वैध बना दिया गया था, और ये जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, और साथ ही में जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1857 के विद्रोह से पहले इसको यहाँ पे पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, 1866 में जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है उसकी स्थापना किसने करी थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें 1866 में इसकी स्थापना करते हैं दादा भाई नेहरू जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कौन है? तो ये हैं दादा भाई नेहरू जी, और इन्होंने ही 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम था आनंद मठ, इसको किसने लिखा था? इसके रचयिता कौन थे? तो आनंद मठ की बात करें तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और इस बार तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है नाम, क्योंकि इस बार जो वंदे मातरम है, क्योंकि वंदे मातरम भी इन्होंने ही लिखा है, तो वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है उसको 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसलिए माइट बी पॉसिबल कि इसके आसपास जो क्वेश्चंस बनते हैं कि वंदे मातरम को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में इसका ज़िक्र किया था, कब इन्होंने पहली बार उसको गाया था, कौन-सा अधिवेशन था? तो कई सारे क्वेश्चन्स यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं, क्योंकि 150 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना इसके, इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसलिए आपको इसके आसपास के क्वेश्चन्स भी याद रखने हैं, और आनंद मठ उपन्यास को किसने लिखा है? यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय आप समझ सकते हो, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना है। ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और एक और चीज आपने ध्यान रखनी है कि ये जो उपन्यास है ना आनंद मठ, इसको ये जो पूरा उपन्यास है वो 1773 में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उस पर ही आधारित था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि ये जो उपन्यास है आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है वो किस विद्रोह पर आधारित था? तो आपने सन्यासी विद्रोह का नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, और इसी उपन्यास से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको भी लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या फिर ई बुक को परचेज करना है तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com पर। साथ ही में अगर आपको प्रिंटेड बुक चाहिए हमारी अपने घर पर आपको डिलीवर करवानी है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हो जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। साथ ही में डेली करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए, जिसमें हम डेली बेसिस पर 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। एंड साथ ही में इंग्लिश मीडियम में आप कोई भी लेक्चर को देख सकते हो जो भी हमारे करंट अफेयर्स बाय रवि पर और रवि स्टडी जीके पर होते हैं, तो उसके लिए आपने फॉलो करना है रवि अदिति क्लासेस को। ठीक है, तो अब वापस से शुरू करते हैं लेक्चर को, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है भारत के राष्ट्रगान के लेखक कौन थे? तो अभी हमने राष्ट्रगीत को डिस्कस किया जो कि वंदे मातरम है, जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वहीं बात करें राष्ट्रगान की, जिसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत के राष्ट्रगान की रचना यहाँ पे करी थी। और इसके अलावा 1911 में जो कलकत्ता का अधिवेशन था ना आईएनसी वाला, राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसी में ही उस सम्मेलन में जनगण मन को पहली बार इसका संस्करण गाया गया था।
ठीक है? और 1950 में भारत के राष्ट्रगान के रूप में इसको यहाँ पे घोषित किया गया था। तो आपने इसमें रवींद्रनाथ टैगोर का नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कई बार एग्जाम में कई बार पीवाईक्यू पूछा गया है। तो इसकी स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात करें तो इन्हीं को ही महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे। तो अगर आपसे पूछते हैं कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आंसर आपने बताना है गोपाल कृष्ण गोखले जी, जिन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि निम्नलिखित में से किसे भारत का ग्रैंड कैनियन ये कहा जाता है? तो ग्रैंड कैनियन यहाँ पे किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में जो पेन्नार रिवर है उसी के किनारे पर स्थित एक गांडीकोटा घाटी है, उसी को ही भारत का ग्रैंड कैनियन यहाँ पे कहा जाता है। और यह घाटी इसकी जो इतना प्यारा है ये, मतलब इतनी इसकी प्राकृतिक सुंदरता, खड़ी चट्टानें और ऐतिहासिक गांडीकोटा किले के लिए काफी फेमस है, और इसे भारत का छिपा हुआ ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है गांडीकोटा की ग्रेट कैनियन, जो कि आपको आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है वहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। और नियर बाई इस रिवर की बात करें तो पेन्नार रिवर आप लोगों ने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, सौर मंडल के अध्ययन में हमने उल्का पिंड के बारे में अक्सर सुना है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो अगर हम उल्का पिंड की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में मेटेरॉइड्स के नाम से जानते हैं, तो ये आप सुनोगे कि एक तरीके से ये पृथ्वी पर गिरने वाली कोई एक मतलब ठोस वस्तु होती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली लैंग्वेज में बात करें तो ये सूर्य के चारों ओर घूमते हुए चट्टानों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, ठीक है? यानी कि दीज आर द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स व्हिच आर मूविंग अराउंड द सन। और जब ये टूटते हैं मतलब टूट के इनके जो टुकड़े हैं वो भारत धरती पर आते हैं, तो इनको हम अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? बट अभी यहाँ से यहाँ पर आपको उल्का पिंड के बारे में पूछा हुआ है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के, जो कि सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है? तो इसमें उल्का पिंड यानी कि मेटेरॉइड्स आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011, यानी कि जो लोकपाल एंड लोकायुक्त बिल है 2011, तो इसमें जो लोकपाल के पद में एक अध्यक्ष और अधिकतम कितने सदस्य होंगे, इस चीज का जिक्र किया गया है। तो इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस पूरे अधिनियम के तहत, इस पूरे विधेयक के अनुसार लोकपाल के पद में एक तो अध्यक्ष होगा, यानी कि एक तो चेयरमैन होगा, और मैक्सिमम यहाँ पे 8 मेंबर्स हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है? तो 1 होगा यहाँ पे चेयरपर्सन, और एक यहाँ पे होगा सॉरी 8 यहाँ पर क्या होंगे? सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संसद की किसी भी सदन को बुलाने या फिर स्थगित करने की शक्ति ये किसके पास होती है? तो अगर हम बात करें कि जो पार्लियामेंट है उसको समन करने की शक्ति, उसको प्रोरोग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है देश के प्रेसिडेंट के पास में, यानी कि राष्ट्रपति के पास में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो देश का राष्ट्रपति होता है वही जो भी हमारी संसद की कोई भी अगर सदन बुलाना है, मतलब सदन को बुलाने या फिर उसको स्थगित करने की शक्ति होती है, वो उन्हीं के पास होती है, ठीक है? तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एनसीईआरटी के द्वारा विकसित एक विकलांगता जांच मोबाइल ऐप है, जिसे दिल्ली के स्कूलों में संदिग्ध विकलांगता वाले छात्रों की जांच के लिए जो है वो लॉन्च किया गया है। तो एनसीईआरटी ने लॉन्च किया तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें नाम आता है किसका? प्रशस्त का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो प्रशस्त एक तरीके से एनसीईआरटी के द्वारा विकसित एक विकलांग स्क्रीनिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसे दिल्ली की जो स्कूल है उसमें संदिग्ध जो विकलांगता वाले छात्र हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए शुरू किया गया है। और ये जो ऐप है बेसिकली जो प्रारंभिक चरण में विशेष आवश्यकताओं या फिर जो विकलांग बच्चे हैं उनकी पहचान करने के लिए इसको यहाँ पे डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपने जो प्रशस्त्र जो ये एप्लीकेशन है इसके बारे में ध्यान रखना है, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि भारत का जो नाम है वो भरत वंश के नाम पर भारत रखा गया है। तो निम्नलिखित में से ये किस वेद में इस वंश का नाम सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो अगर हम भरत वंश की बात करें तो इसका जो उल्लेख आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता है, तो जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है यानी कि ऋग्वेद, उसी में ही आपको इसका जिक्र देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी में एक वर्णित जनजाति है जिसका नाम है भरत जनजाति, उसी के नाम पर भारत वंश का नाम
भारत यहाँ पे रखा गया है, ठीक है? तो ये भी आप लोगों ने इसमें ध्यान रखना है। हालाँकि भारत के नाम रखने के पीछे तो काफ़ी सारी स्टोरीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेंशन की गई है। बट अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो हम इसमें ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, भरत जनजाति, भरत वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी को याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, किसी भी देश की औसत आय के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है? तो व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अनदर टर्म फॉर द एवरेज इनकम ऑफ अ कंट्री? तो उसके लिए किस चीज़ को हम यहाँ पे समझ सकते हैं? तो यहाँ पे हमें समझना होगा पर कैपिटा इनकम को, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को। अगर किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति की अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें वो काफ़ी अच्छी है, तो ऑटोमैटिकली क्या होगा, जितने भी वहाँ के सिटीज़न्स होंगे, ओवरऑल अगर हम ग्रोथ करें, कंट्री की बात करें, तो वो काफ़ी अच्छी ग्रो करते हैं, उसकी जीडीपी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इसलिए अगर हम बात करें कि किसी भी देश की औसत आय को मापने के लिए हम लोग वहाँ की प्रति व्यक्ति आय को भी समझ सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन-सा भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? तो नियमित सत्र की बात करें तो इसमें आप देखोगे शीतकालीन विंटर सेशन लगता है, मॉनसून सेशन लगता है और बजट सेशन लगता है। लेकिन ग्रीष्मकालीन सत्र कोई नियमित सत्र नहीं होता है। संसद के 3 ही यहाँ पे नियमित सत्र होते हैं, जिसमें बजट सत्र, मानसून सत्र और यहाँ पे शीतकालीन सत्र शामिल हैं। तो इसमें ग्रीष्मकालीन जो है वो गलत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। और इसमें अगर हम बात करें जो मानसून है वो वाला जनरली अगर हम बात करें तो आपको जुलाई-अगस्त में देखने के लिए मिलेगा। शीतकालीन आपको नवंबर-दिसंबर के अराउंड देखने के लिए मिलेगा और जो बजट सेशन है वो सबसे लंबा सत्र होता है और वो जब वार्षिक बजट पेश होता है ना, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये कौन सी है? तो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अ पेनिनसुलर इंडिया, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा अनाई मुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, 1857 में सिपाही विद्रोह और विद्रोह के संदर्भ में किसने कहा था कि ना तो ये प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एक फेमस हिस्टोरियन है, फेमस इतिहासकार है, आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार ने ही कहा था कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो ना तो कोई विद्रोह है, ना पहला विद्रोह है, ना ही वो राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये स्टेटमेंट दी थी आरसी मजूमदार ने। और उन्होंने अपनी पुस्तक थी द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट, उसी में ही 1857 के बारे में इसमें जो अपने विचार को प्रस्तुत किए थे, जहाँ पर उन्होंने इस विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह मानने से जो है उसको खंडन कर दिया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक बैंकों को रात्रिकालीन जो है तरलता प्रदान करता है उसको क्या कहते हैं? तो व्हाट इज दैट इंटरेस्ट रेट एट व्हिच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू द बैंक, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको यहाँ पे कहा जाता है क्या चीज, दैट इज रेपो दर, यानी कि रेपो रेट उसको कहते हैं जो कि ओवरनाइट यहाँ पे पैसा दिया जाता है ना किसी भी बैंक वगैरह को, तो उसको यहाँ पे रेपो रेट कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। फिर प्रबंधम को भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक ग्रंथ माना जाता है, जो मूलतः इसकी रचना ये किस भाषा में हुई थी? तो अगर हम प्रबंधम की बात करें तो इसको बेसिकली तमिल भाषा में इसकी रचना होती है और इसको भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक ग्रंथ यहाँ पे माना जाता है। तो इसमें आपने तमिल लैंग्वेज को ध्यान रखना है, यानी कि तमिल भाषा, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस प्रकार के गोलाकार दर्पण का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है? तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं ना तो उसका जो भी प्रतिबिंब, जो भी उसकी इमेज बनती है, तो उसका जो भी अगर हम इमेज की बात करें तो वो हमेशा आभासी और सीधा होगी, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात करें किस चीज की? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि उत्तर प्रदेश प्रदेश का फाउंडेशन डे ये हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस यहाँ पे मनाता है और 24 जनवरी 1950 को ही जो संयुक्त प्रांत है उसी का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था और इसकी स्थापना 2017, मतलब ये जो पूरे दिवस की स्थापना की हम बात कर रहे हैं, तो दिवस की स्थापना की बात हुई थी 2017 में, यानी कि 2017 से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने हर साल 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाने की घोषणा भी करी थी।
ठीक है? और जब ये पूरा मतलब प्रस्ताव पारित हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो राज्यपाल थे वो राम नाईक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे होगा, कलिंग जो है वो किस राज्य के तटीय क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो कलिंग की बात करें तो ये आपको जो उड़ीसा राज्य है ना, उसका जो तटीय क्षेत्र है उसी का प्राचीन नाम हुआ करता था कलिंग। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखना, दैट इज उड़ीसा। और ये बेसिकली महानदी और जो गोदावरी नदी है ना, उनके बीच में जो भी मतलब क्षेत्र है उसी को ही यहाँ पे कलिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि केरल के मोपला विद्रोह यानी कि जो मालाबार विद्रोह है वो कब हुआ था? तो जो केरल में मोपला विद्रोह है वो 1921 में शुरू हुआ था और ये जो है वो दक्षिण पश्चिम भारत के मालाबार क्षेत्र में हिंसक संघर्षों की एक श्रृंखला थी जो लगभग अगस्त 1921 में भड़की थी। तो बस आपने इसमें मोपला विद्रोह ध्यान रखना है केरल में एंड इसका ईयर इंपॉर्टेंट है 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें और सिक्किम दोनों से जो नदी होकर बहती है तो उसमें नाम शामिल है किसका? यहाँ पे नाम शामिल हो जाएगा तीस्ता रिवर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जो तीस्ता रिवर है वो भारत में जो पश्चिम बंगाल है और जो सिक्किम है उन दोनों से ही होकर बहती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आप इसमें ध्यान रख सकते हो। और यह जो है वो पूर्वी हिमालय का जो पोनहोरी पर्वत है वहाँ से ये निकलती है, ठीक है? तो ये आपको तीस्ता रिवर ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि जो नेशनल वोटर्स डे है वो हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे की बात करें हर साल 25 जो जनवरी है 25 जनवरी उसको मनाते हैं। एंड जो भी आपके डेज आप जो भी पढ़ते हो ना तो उसकी आपको थीम ध्यान रखनी है। जब भी आपका एग्जाम हो रहा है ना उससे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है थीम के क्वेश्चंस को जो है पढ़ लेना है। तो अगर हम 2025 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम की बात करें ना तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है और 2025 की जो थीम है ना नेशनल वोटर्स डे की, वो क्या हो जाएगी? वो मैं आपको बता देती हूँ उसकी थीम यहाँ पर होगी, दैट इज़ नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, यानी कि वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं, मैं वोट ज़रूर करूँगा या करूँगी। तो इस पे आधारित एक ये थीम थी 2025 की जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो अगर हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये आपको कानपुर में देखने के लिए मिल जाएगी। आपने आईआईटी कानपुर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो इसमें आईआईटी कानपुर यानी कि ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। और अभी जब आप करंट अफेयर से रिलेट करोगे ना तो आईआईटी कानपुर ने अपने एलुमनाई को यहाँ पे जो है अवार्ड दिए हैं जिसमें जो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी कि ज्ञानेश कुमार, उनको भी यहाँ पे आईआईटी कानपुर ने अभी रिसेंटली ऑनर किया है, तो उसमें उनका नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे, सामूहिक सवर्ण अवज्ञा आंदोलन को एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध ये किसने मतलब दिया था? तो अगर हम बात करें कि सविनय आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसमें एक अहिंसक हथियार के रूप में विचार किसने दिया था? तो ये यहाँ पर दिया था बेसिकली महात्मा गांधी जी ने, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर ई। तो महात्मा गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते पर ही चलते थे, ठीक है? और उन्होंने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी शुरुआत भी एक अहिंसक हथियार के रूप में इसको पेश करके ही करी थी। 1930 की बात है जब दांडी मार्च की शुरुआत यहाँ पर हुई थी और दांडी मार्च के साथ में इस आंदोलन की शुरुआत भी यहाँ पे कर दी गई थी, जो कि ब्रिटिश के द्वारा जो नमक एक अधिकार के खिलाफ में इसका विरोध था और साथ ही में 1930 में इसकी शुरुआत यहाँ पे हो जाती है 12 मार्च को, ठीक है? तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पे कि बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या है? यानी कि जब आप अपना बीएमआई चेक करते हो ना तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि वज़न यानी कि आपका वेट जो भी है वज़न अपॉन आपकी लंबाई यानी कि जो आपकी हाइट है इंटू मतलब लंबाई का जो आपका स्क्वायर है इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है? तो ये यहाँ पर आपकी जो है तो एक सेकंड आपने ध्यान रखना है कि जो बीएमआई की फुल वो मतलब फ़ॉर्मूला है ना, उसमें आपने वज़न आपका केजी में रखना है और आपको हाइट अपनी मीटर में रखनी है, ठीक है? कि मीटर बस यहाँ पे एक रेफ़रेंस है कि आपने हाइट को मीटर में रखना है। तो हाइट मतलब हाइट मीटर में है, किलोग्राम में वेट है, तो वेट अपॉन हाइट ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है फ़ॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा।
तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि जो गैलापैगोस द्वीप का एक द्वीप समूह है वो किसके पश्चिम में स्थित है। तो अगेन ज्योग्राफी का जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, वो उसमें काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। तो गैलापैगोस द्वीप की अगर हम बात करें तो ये आपको दक्षिण अमेरिका यानी कि जो आपका साउथ अमेरिका है, उसी के ही बगल में, उसी के पश्चिम में ही आपको गैलापैगोस आइलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो गैलापैगोस जो द्वीप समूह है वो आपको दक्षिण अमेरिका का जो प्रशांत महासागर वाला क्षेत्र है ना, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, जब मधुमक्खियां और तितलियां फूलों पर बैठती हैं तो वो पुष्पों या जो फूल है ना, उसकी किस प्रक्रिया में सीधे तौर पर सहायता करती हैं। तो जब भी मधुमक्खियां या फिर जो तितलियां वहां पे बैठती है तो वो डायरेक्टली पोलिनेशन यानी कि जो परागण वाली जो इनकी प्रक्रिया होती है वो उसमें रिलेट कर पाती हैं। तो इसमें आपने ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखना है। तो वो क्या करती है, वो फूल से परागण उठाकर दूसरे फूल पर ले जाती हैं, तो फिर उसके बाद में जो फ्लावर्स है ना उनके अंदर पोलिनेशन और फिर प्रजनन जो है वो होता है, तो वो उसके लिए काफ़ी आवश्यक भी होता है। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है कि जो मधुमक्खियाँ हैं और तितलियाँ वो पॉलिनेशन में काफ़ी बेनिफिशियल एंड काफ़ी यूज़फुल होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। तो ये आपकी 50 क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट ही वीडियो में हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कुछ टेस्ट के क्वेश्चंस जिनके आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि भारतीय संसद के किसी भी सदन को बुलाने की या फिर स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने बताना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। और तीसरा आप लोगों ने बताना है कि जो उत्तर प्रदेश का किस शहर में आपको भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसके अलावा आप करंट अफेयर को पढ़ सकते हो, आपको 12 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे मिलेगा करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पर, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो भी आपको हमारी बुक्स को घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। साथ ही में जो पीडीएफ नोट्स हैं तो उसके लिए आपने फॉलो करना है www.ravibooks.pdf.com को। एंड साथ ही में आप हमारा एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हो जहाँ पे आपको जो हमारा जीके जीएस का बैच मिलेगा, साथ ही में करंट अफेयर के लेक्चर्स भी मिलेंगे, करंट अफेयर की सीरीज भी आपको मिलेगी, जीएस नोट्स, ई बुक, साथ में फ्री पीडीएफ टेस्ट, करंट अफेयर नोट्स, ये सभी आपको अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, रवि स्टडी ऐप को, ठीक है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो बाय सर्चिंग द चैनल दैट इज रवि स्टडी जीके। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।